सकते होंगे उसकी द बर्नी शो के अंदर, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों के ऊपर। अच्छा जी, तो शो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का बहुत ही ज्यादा स्पेशल शो है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज। दो रीजन है उसके। एक तो ये कि मैंने ये प्लान बनाया था जब से ये कोरोना के ऊपर मैंने काफी सारी अवेयरनेस वीडियोस भी बनाई हैं जो कि मेरे पेजेस के ऊपर है, लेकिन मैंने कोई इसके ऊपर प्रॉपर शो नहीं किया था। मैं चाह रहा था कि मैं कोई अच्छे और बस बहुत ज्यादा किसी काबिल डॉक्टर्स को इकट्ठा करूं और इस तरह की एक सीरीज शुरू करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रहा, और आज हम इसका पहला शो करने जा रहे हैं जिसका नाम मैंने सीरीज का रखा है द डॉक्टर्स वीक। इसके दो मकसद हैं। एक तो ट्रिब्यूट देना, जब किसी मुल्क में एक जंग होती है तो जिस तरह से जो सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल एक फ्रंट लाइन के ऊपर आते हैं और उस मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो इस वक्त कोविड-19 का जो क्राइसिस चला हुआ है दुनिया भर के अंदर, उसके अंदर जो फ्रंट लाइन के हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे एक्चुअली डॉक्टर्स हैं और बाकी सारे मेडिकल स्टाफ है जो इस वक्त हमारी जो जिम्मेदारियां हैं। और क्योंकि देखिए मर्ज तो नहीं खत्म हो रहा, ना मरीज खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि ऑन ग्राउंड होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा रिगार्ड्स, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट तमाम डॉक्टर्स को, और जितने भी मेडिकल स्टाफ है और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं जो कि नॉन मेडिकल स्टाफ है लेकिन इनडायरेक्टली मेडिकल के शोबे के अंदर, उन तमाम को बहुत ज्यादा खराज तहसीन। दूसरी बात एक्साइटमेंट की है कि आज हमारा द बर्नी शो जो है वो इसलिए ज्यादा स्पेशल है कि आज हमारे होस्ट जो कि मैं हूं बर्नी, वो और आज हमारे गेस्ट दोनों बर्नी हैं। तो आज बहुत ही तारीखी दिन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ हमारे गेस्ट का। इंतहाई काबिल एहतराम, पाकिस्तान के टॉप हॉस्पिटल्स जैसे आगा खान, वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हुई हैं। कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया हुआ है, कैंसर के शोबे में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। एक तो होता है डॉक्टर्स, एक होते हैं डॉक्टर्स के भी डॉक्टर, जिस तरह जिनको हम जिस तरह उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है। तो जो उन शख्सियात में से हैं जो डॉक्टर्स को तालीम देते हैं, मेडिकल के करिकुलम के अंदर उनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं, अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इन रहते हैं अपने सर्कल के अंदर, बेतहाशा खिदमत हैं। आजकल जो है वो ओमान के अंदर होते हैं और ओमान के टॉप हॉस्पिटल के अंदर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो वहाँ पे है उसके अंदर अपनी खिदमत निभा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वो भी बर्नी हैं और मेरे अंकल भी होते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। और मैं आप उनको इनवाइट करता हूं और फिर हम शो को आगे लेके चलेंगे। मकसद ये है कि हम उनसे सवालात भी करें और उनके व्यूज भी लें कोविड-19 के ऊपर जो क्राइसिस हमारा चल रहा है बहुत ज्यादा। और तो बेहतर है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा ले लें, इसको इंटरेक्टिव बनाएं। कमेंट सेक्शन आपके साथ है, आप चाहें तो उधर सवाल लिख सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। अगर हमें मौका मिला तो हम बिल्कुल डॉक्टर साहब से जो है वो जवाब लेंगे। तो प्लीज वेलकम, ओमान से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकराम बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नबील। कैसे हैं इकराम अंकल? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस बहुत जेनरस इंट्रोडक्शन का। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, ये शायद मुझे सबसे पहले आपसे पहले कह देनी चाहिए थी बात कि मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास है कि इस वक्त आपका बहुत ही टफ शेड्यूल चल रहा है, और सबसे पहले थैंक यू। और दूसरा, व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि मैं डॉक्टर साहब के बजाय इकराम अंकल कहूंगा पूरे शो के दौरान, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा और हम ज्यादा फ्लो के साथ जो है वो शो को लेके चलेंगे। तो इकराम अंकल, थोड़ा सा अपने बारे में अगर कुछ इंट्रोडक्शन आप 2-3 मिनट के अंदर लें, उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। नबील बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और तुम सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा और इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ख़ुसूसन हमारे मुल्क में और जी सारे ही उर्दू बोलने वालों में, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, वो अवेयरनेस है। क्योंकि सही ये बात। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। ऐसा हमारी ज़िंदगियों में पहले हमने देखा नहीं है और जी हम पहली दफ़ा ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने की और करने की और जानने की ज़रूरत है। तो जी मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दूं आपके उन व्यूअर्स के लिए जो आज मौजूद हैं हमारे साथ में। मैं ना तो इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रीट करता हूं, ना ही मैं कोई वायरोलॉजिस्ट हूं, ना ही एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन वायरस कोविड डिज़ीज़ के बारे में और इस बीमारी के बारे में मेरे इंटरेस्ट की बहुत सारी वजूहात हैं।
और वो वजूहात ये हैं कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, और वो होने के नाते मुझे अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को लगातार काउंसिल करना होता है। तो आई नीड टू कीप अप टू डेट विद नॉलेज एंड द डेवलपमेंट्स एज वेल। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जैसे कि तुमने बताई कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैं मेडिकल करिकुलम की मैनेजमेंट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम करता हूँ। तो उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये मालूम रखा जाए कि सूरत हाल जी किस तरह से जा रही है और कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है। जी तीसरी चीज़, जहाँ इस मुल्क में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सोशल क्लब वगैरह, और उन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा, मौका दिया, इनवाइट किया कि मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई सेशंस करूं, ऑर्गेनाइज करूं। तो वो मैंने जबरदस्त। किए हैं, और उसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें, और फिर जाहिर बात है पर्सनल इंटरेस्ट भी है। पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह जो मैंने पहले बताई वो ये कि ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। इस तरह की चीज़ हम में से किसी ने पहले नहीं देखी। आज ख़बरों के अंदर सबसे पहली ख़बर, और बहुत सारी ख़बरें इसी बारे में होती हैं। जी इसमें ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, इसमें दूसरे इश्यूज भी हैं, जिसमें आपस में मिलने जुलने का सोशल इश्यूज, मुल्कों के लिए मुल्कों के लिए बिजनेस के इश्यूज, जी उनकी इकोनॉमी के इश्यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके जिसको हम कोलैटरल्स कह सकते हैं। जी सिर्फ और सिर्फ ये हेल्थ का इशू नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जो लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज पैदा हो रहे हैं, जो दूसरे इश्यूज पैदा हो रहे हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनके बिल्कुल ऊपर बहुत ज्यादा। उनको उनका अहाता करना। और फिर ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पे कोई एडवर्सिटी आती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। और मेरा ख्याल जी है जब सवालात होंगे आगे आगे तो फिर हम उसके बारे में भी बात कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। तो अच्छा, सवालात तो ऑलरेडी आने शुरू हो गए, हम इनको लेते हैं बाद में। मेरा सबसे पहले तो एक सवाल ये था, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूवरशिप जो है पाकिस्तान के अंदर है, तो मैं चलें स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ कि एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर अल जजीरा ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि जितनी बड़ी इस वक्त सुपर पावर्स थी, जैसे यूएसए है, चाइना है, ठीक है, उसके अलावा यूरोपियन ममालिक हैं, जितना ज्यादा क्राइसिस वहां पे आया, उतना बड़ा क्राइसिस अभी तक साउथ एशिया के अंदर नहीं आया। और इसके ऊपर लोग बड़ी रिसर्च भी कर रहे हैं और एक्सपर्ट देख रहे हैं कि इसकी क्या रीजंस हैं। तो अभी फिलहाल तो मतलब ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी वर्स होती जा रही है, उस पर मैं आपसे अलग सवाल करूंगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या रीजन हो सकता है कि इतना बड़ा डिजास्टर अभी हमारे साउथ एशिया के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे आ गए, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है। इसको देखने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली जाए जी पेंडेमिक्स की, तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले 125 साल या 150 साल में ये पांचवा या छठा बहुत बड़ा पेंडेमिक है। जो इससे बड़ा, जो बहुत बड़ा पेंडेमिक था 1918 में, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं, जो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा चला, और वो एक तरह से कहीं पे शुरू हुआ और बाद में किसी और जगह फैलता चला गया। अब तो सारी दुनिया में ये भी फैल गया है, वो भी फैल गया था इस तरह से। सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये पेंडेमिक जिस वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त ये एपिडेमिक की शक्ल में भी नहीं था। उस वक्त इसको खाली वो कहते थे डिजीज़ ऑफ ग्लोबल कंसर्न। और जी जिस वक्त ये शुरू हुआ चाइना में 2019 के दिसंबर में, तो और तेज़ी से फैला। चंद ही दिनों में आनन फानन सैकड़ों हज़ारों लोग उससे इन्वॉल्व हो गए। लेकिन फिर जिस वक्त वो चाइना से निकल के दूसरे मुल्कों में गया तो उसको वो एपिडेमिक जो डेफिनेशन होती है उसकी वहाँ तक गया। और फिर मार्च में किसी जगह आके जब सारे बर्रे आज़मों में फैल गया तो उसको पेंडेमिक अब कहते हैं। जी पेंडेमिक की ये खसूसियत होती है कि सारी जगह एक साथ शुरू नहीं होता है। अच्छा पेंडेमिक जिस तरह से वो वायरस ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो जी आपने देखा कि कई ममालिक हैं जो अब अपने आप को इस पेंडेमिक से एक तरह से फ्री भी कह रहे हैं। चाइना बिल्कुल में वो बिल्कुल। होके ख़त्म हो गया। न्यूजीलैंड ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया न्यूजीलैंड खत्म हो गया, पेंडेमिक फ्री। बिल्कुल। बहुत सारे और जी ममालिक हैं, कोरिया, सिंगापुर एट्सेट्रा। लेकिन कुछ ममालिक उसके बाद इन्वॉल्व हुए। आपने देखा कि इटली के अंदर
पूरे पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, और उस वक्त इंग्लैंड के अंदर लोग ये बात कर रहे थे कि ये बीमारी शायद सिर्फ इटली तक आई है, लेकिन 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंग्लैंड के अंदर आई, और फिर इतनी ज़्यादा आई कि वो स्वीप करके ले गई उस जगह पे, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में उसी वक्त शुरू हुआ। सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 दिन के अंदर जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा सा मैं अगर तो आपको पीछे ले जाऊं तारीख के अंदर, बिल्कुल 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 2 मार्च के करीब जिस वक्त ये शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो 2 मार्च या 3 मार्च को, यानी कि आज से पूरे 3 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि 2 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, और वो कहीं से आए हैं, ईरान से आए हैं या तुरान से आए हैं या चीन से आए हैं, जो कुछ भी है। उसके बाद 2 अप्रैल, 1 महीने के बाद हमारे पास सिर्फ 2-2.5 हज़ार केसेस थे। उसके 1 महीने के बाद, यानी कि 2 या 3 मई को, हमारे पास तकरीबन 20,000 केसेस थे, और आज 80,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। अगर ये रफ्तार जारी रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि हम भी उन मुल्कों में शामिल हो जाएंगे जहाँ पे हज़ारों लाखों केसेस आ जाएंगे। सो ये मिथ है जो लोग समझते हैं कि ये शायद हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक जो है वो जोग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं देखता है। पेंडेमिक अपने रूल्स फॉलो करता है, और उनके रूल्स जो होते हैं वो ये हैं कि वो पूरी दुनिया को लपेट में लेते हैं। सही सही। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी से मैं थोड़ा सा सवाल को ज्वाइन करूं, कि एक आम आदमी जो पाकिस्तान में है, अगर आप उनसे बात करें, मेरे ख्याल से मोर देन 50% उनका आज भी यही ख्याल है कि देयर इज नो सच थिंग लाइक कोरोना, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई साजिश हुई भी है, या हमें तो कुछ नहीं होगा। मतलब, और हर कोई एक दूसरे से ये पूछ रहा होता है। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि भाई आपका कोई रियल जानने वाला है, कोई फैमिली में है तो हमें बताएं। तो फिर लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि कोई जानने वाला निकले, कोई विटनेस मिले तो फिर हम उस पर यकीन करें। लोगों का यकीन नहीं आ रहा है कोरोना के ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि मतलब लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या मतलब आपकी राय है इसके ऊपर? 2 बातें हैं नबील इसके अंदर। देखो, एक बात तो तुमने पहले कर दी, वो ये कि अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले तो उससे वो खतरा नहीं टलता। तो ये कहने से कि ये कुछ भी नहीं होगा, उससे तो बीमारी या उससे जो खतरा है पेंडेमिक का, वो तो ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि सिर्फ पिछले 1 हफ्ते के अंदर केसेस कितनी तेज़ी के साथ में बढ़े हैं। अगर तुम डेथ रेट देखो, आज से 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में तो तकरीबन 20-30 के करीब लोगों का इंतकाल हो जाता था, या हम बात हो रही थी उसकी वजह से। पिछले 5 रोज़ में 65, 70, 85 तक लोगों का अमवात हुई हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनके इन्फेक्शन उन्होंने आज से तकरीबन हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, और अब उनकी अमवात। सो ये सिर्फ सोचने से कि ये बीमारी यहाँ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक के अपने रूल होते हैं, उसूल होते हैं, और वो हो रहा है। किसी मुल्क में पहले आया, किसी मुल्क में बाद में आया, अब पाकिस्तान में आ रहा है, और हमें उसको इसके लिए पूरी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और अवेयरनेस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कंक्लूड करें कि यानी कि अभी पाकिस्तान में पीक नहीं आया, और इसके काफी चांसेस हैं कि जिस तरह से बहुत सारे ममालिक हैं, या मिडिल ईस्ट के अंदर भी हमने एक पीक देखा था, तो वो आपको लगता है कि पाकिस्तान और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अभी वो पीक आना बाकी है, अभी हालात मजीद मतलब बिगड़ने के चांसेस हैं? मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत क्लोजली, और जो मेरा काम है बोथ एज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एज वेल एज एजुकेशनिस्ट, मुझे ये रोज़ाना के हिसाब से डेटा देखना पड़ता है, क्योंकि सवाल पैदा होता है कि स्टूडेंट्स कब आएंगे वापस, कब पढ़ना शुरू करेंगे, किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं बुला सकते। और उसका जवाब सीधा सा आपकी बात का ये है कि पीक अभी तक ना तो यहाँ पे आया जहाँ पे मैं रहता हूँ, ना पाकिस्तान में आया, बल्कि अगर आप वो नंबर्स देखें तो जिस तरह से जो स्लोप है वो अगले 2 से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है। और मेरी सब लोगों से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश है कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसका तदारुक करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कर लेने से ये चला नहीं जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इकराम अंकल आपने, क्योंकि जिस तरह से मैंने भी पहले भी कहा, काफी सारे लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कि शायद साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो बच गए हैं, या
कुछ कोई खास ऐसी कोई कुव्वत है जो उनको रोक रही है या कोई रीजन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं कि अभी पीक आया नहीं है, इसका बहुत ज्यादा चांस है कि पीक आएगा, केसेस ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो अच्छा, जितने भी लोग इस वक्त लाइव और देख रहे इसमें हैं, आप नवीन, अगर सॉरी अपने मैं तुम्हारी बात को काट रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जी ये मैं दोबारा वो वाली बात को रीइटरेट कर दूं कि जहाँ प्लीज। पे इटली के अंदर जिस वक्त ये बीमारी तेजी के साथ में आई थी, तो इंग्लैंड में लोग सोच रहे थे कि ये शायद इटली और इधर ही तक ही रहेगी, ईस्टर्न बिल्कुल। यूरोप के अंदर ही रहेगी। जी लेकिन उसके 3 हफ्ते के बाद जो कुछ इंग्लैंड में हुआ वो हमने देखा। और अब जो हम पिछले हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं, तो इसमें कोई शुबा और शक नहीं होना चाहिए लोगों को कि अब ये बीमारी इस तरफ रुख कर चुकी है और हमें उसके लिए तैयार होना है। बहुत अहम बात की, बहुत ज्यादा। तो अच्छा, जितने लोग भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप अपने फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अगर चाहें तो लिंक शेयर कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो यूट्यूब से शेयर कर दें अपने सर्कल में भी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग जो है वो ज्यादातर लोग बाद में देख लेते हैं, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो लोग अभी लाइव भी आना चाहें, लाइव का फायदा ये होता है कि आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अपने सवालात ले सकते हैं। अभी हम लेंगे सवालात, हमारे पास आने शुरू हुए हैं। तो आप लोग अपने अपने फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब से अगर व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करना चाहें तो प्लीज कर दें, जो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं। तो अच्छा है, जितने ज्यादा हमारा इस वक्त प्रोग्राम लाइव देखा जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा इकराम अंकल, उसके बाद अगला सवाल मेरा ये है कि ठीक है, अगर हमने अभी ये हाइपोथेसिस लिया कि जाहिर है अभी पीक आना बाकी है, तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में और बाकी ममालिक के अंदर लॉकडाउन करना जरा आसान था, तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आसान है। अब पाकिस्तान एक डिफरेंट तरह की कंट्री है, मोस्टली एग्रीकल्चरल है, और लोगों का रोजगार इसी तरह से होता है कि वो बाहर निकले। और ज्यादातर हमारी जो आवाम है वो जाहिर है गुर्बत की लकीर से नीचे की तरफ भी है। मैं पाकिस्तान, इंडिया सबकी इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो एज ए स्पेशलिस्ट आप उनको क्या, मतलब उन लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे जिनकी मजबूरी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते या वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, उनको बाहर निकलना ही निकलना है, और वो गरीब भी हैं, फॉर एग्जांपल वो इतने ज्यादा मेजर्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए ऐसा क्या आप मतलब मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इसको अगर खत्म नहीं तो एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम चांस हो कोविड होने का? या मैं अर्ज किए देता हूँ। देखो, इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस फैलता कैसे है। और जब ये समझ में आ जाएगी कि फैलता कैसे, तो फिर उसको रोकने के तरीके सोचना और समझना बड़ी आसान हो जाएगी। इसके फैलने के बेसिकली तो 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो जिस वक्त कोई आदमी खांसता है या छींकता है, तो जो ज़रात मुंह से निकलते हैं, जिसको हम ड्रॉपलेट मेथड ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं, वो सबसे बड़ा जरिया है। तो अगर कोई आदमी आपके इतने करीब होगा, यानी तकरीबन 1 मीटर या 6 फुट या इस तरह से करके 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर या 6 फुट, तो उस चांसेस ये हैं कि उसके ज़र्रात आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में वो दाखिल हो सकते हैं, या आँख के ज़रिए से या नाक के ज़रिए से। तो एक तो वो डिस्टेंस करना ज़रूरी होता है। दूसरे फिज़िकल कॉन्टैक्ट के साथ में किसी आदमी ने खांसा है या छींका है और उसके हाथ के अंदर वो जरासीम मौजूद हैं, आपने हाथ मिला लिया और बाद में आपने अपना हाथ अपने मुंह पे लगा लिया, तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो है कि जहाँ पे किसी आदमी ने खांसा छींका और उसके हाथ से कोई सरफेस इन्फेक्टेड हो गई, जैसे डोर हैंडल है या जैसे हम कोई और सरफेस है, टेबल है, लैपटॉप है या फ़ोन है, स्विच हो गए, ठीक है, और वो स्विच हुआ, उससे ज़रा कम होता है। लेकिन जो पहले 2 मैंने बातें बताई हैं आपको, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो मेजर तरीका है ऑफ स्प्रेड। तीसरी चीज़ जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं वो एरोसोल है। यानी एरोसोल इस तरह से होता है कि जिस तरह आप अपने कमरे में एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे ज़र्रात फैल जाते हैं और वो काफ़ी अरसे तक कमरे के अंदर उसका असर रहता है और आप उसको इनहेल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बारे में ये है कि प्रॉबेबली एरोसोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, इसमें डाटा इवॉल्व कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आगे आ रही हैं, लेकिन मेजर तरीका जिससे ये फैलेगा वो 2 ही हैं, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा या फिर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए। आप एक दूसरे से इतने दूर रहें कि दूसरे आदमी की छींक या खांसी के जो ज़र्रात उसके मुंह से निकलेंगे, या अगर वो ज़ोर से कहका लगा के हंसता है तो जो ज़र्रात उसके मुंह से निकलेंगे वो आप तक ना पहुँचे, वो रास्ते में गिर जाएं, या फिर आप उससे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना आए। इस चीज़ को
नाम दिया जाता है फिजिकल डिस्टेंसिंग का। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। हम बहुत दफ़ा, और हालांकि आजकल ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप उन सारी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल, मसाजिद, इबादत गाहें, जलसे जुलूस, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स या टाइट प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय सोशल डिस्टेंसिंग। आप वहाँ पे ना जाएं। लेकिन जिस ठीक वक्त है, आप ठीक है, जाएं, बाहर निकलें, तो जहाँ पे भी आप जाएं, जैसे अब हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या बाकी सब जगहों पे, वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप दूसरे आदमी से ठीक, 6 फुट दूर रह के काम कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ ठीक, बाजार से दूध खरीदने जाते हैं, डबल रोटी खरीदने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस दुकानदार से गले मिल के ही रोटी लें। आप उससे सही, 6 फुट दूर से भी बात कर सकते हैं, और सब लोग इस बिल्कुल तरह सही, से कर सकते हैं। तो फिजिकल बिल्कुल सही है, डिस्टेंसिंग इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। अच्छा, इसमें ठीक बड़ा है, अच्छा ये है कि एविडेंस आ गया है, और अभी इत्तेफाक की बात यह है कि परसों ही लैंसेट जो पेपर, जो मेडिसिन का बड़ा मशहूर पेपर है, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है जो कि मेटा एनालिसिस है। यानी अच्छा, 172 मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स को उन्होंने जमा किया 25,000 पेशेंट्स के ऊपर, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। और उसमें ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, 6 फुट, ठीक, 1 मीटर 2 मीटर दूर रहना है एक दूसरे से। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है उसमें, जिसका ठीक, एविडेंस मौजूद है लेकिन थोड़ा वीक है, वो मास्क पहनने का है। और हर अच्छा, आदमी अगर मास्क पहने तो जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कुछ 17% से कम होके 2.5-3% रह जाते हैं। और अच्छा, हाँ, और तीसरी चीज़ जो है वो इस चीज़ से है कि अगर आप अपनी आँख को या नाक को हाथ ना लगाएं, या जब लगाएं तो फिर अब ज़ाहिर बात है अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिए हों साबुन के पानी से या बिल्कुल, सैनिटाइज़र से। अगर ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना जी, हो आँख और नाक का, तो इससे भी इन्फेक्शन का रेट जो है वो कोई 17-18% से कम होके 3% के करीब रह जाता है। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, मैं अपनी उँगलियों पे आपको गिनाना चाहता हूँ। नंबर 1, जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर्स और 6 फीट। नंबर 2, वेयरिंग अ मास्क वेन एवर यू गो आउट इन द पब्लिक। जब कभी आप बाहर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, आपने भी मास्क पहना हो, दूसरे आदमी ने भी मास्क पहना हो। तीसरे, जी, आप अपनी आँख को, नाक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ को छू लिया है या आपके हाथ में वो जरासीम आ गए, तो वह आप तक यही रास्ता है उसके दाखिल होने का। ये 3 चीज़ें अगर ना करें, तो ये स्टडी ने दिखाया है कि बहुत इन्फेक्शन कम हो सकता है उसकी वजह से। परफेक्ट, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त मैसेज हमारे व्यूवर्स को दे दिया है, जो जो भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं और जो जो भी इस वक्त रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, जो जो लाइव देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अपने सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं इसको। लिंक हमने यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं वो फेसबुक से शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसको इंटरेक्टिव बनाएं। अच्छा इकराम अंकल, मैं अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ लोगों के, जो हमसे लोगों ने पूछे। काफी सारे सवाल आए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल अदील अदील कहते हैं, पूछ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन भी क्या कोई सिम्टम है? अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है तो क्या ये भी कोविड का सिम्टम हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें शुरू में जिस वक्त ये बीमारी शुरू हुई तो उस वक्त ये इवन WHO ने भी ये कहा कि ये 4 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए: हाई ग्रेड फीवर, खांसी, सांस का फूल जाना, जी, और चेस्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट्स होना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अब हम जानते हैं कि बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे डायरिया भी इसकी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, अगर जी, कमज़ोरी और इस तरह की चीज़ें हो रही हों। डिहाइड्रेशन पर से तो नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन की कोई वजह हो सकती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन की वजह सेप्सिस हो सकती है, कि अगर इन्फेक्शन इतना फैला हुआ हो कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया और उसको आप डिहाइड्रेशन कह रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। डिहाइड्रेशन डायरेक्टली इसकी मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन अभी भी नहीं है, 98% लोगों को हाई ग्रेड फीवर, बहुत सारे लोगों जी, को खांसी, सांस का फूलना, और अगर उनको डायरिया वगैरह हो जाए, तो इन चीज़ों को जी, जहन में रखना चाहिए कि ये उसकी अलामत हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मेरा जाती सवाल भी है। हम फेसबुक के ऊपर भी और बाकी सब जगहों पे भी बड़ा देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो टोट के बता रहे होते हैं हमारे देसी, कि ये ले लो, ये ले लो। ये अभी जैसे आजकल हिट हुआ हुआ है सना मक्की, या पता नहीं सना मुक्की, मुझे सही से नाम नहीं पता। तो और भी इस तरह के तो लोग, तो इसके अंदर किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई ऑफिशियली
कोई इसकी मतलब मैं अगर कहूँ तो देसी लफ्जों में तो कोई देसी दवा इस तरह की इजाद हो चुकी है, या अगर हम इसको एंटीबायोटिक्स को भी इसके अंदर लेके आ जाएं, तो जरा दवा के ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालें सही, बहुत अच्छा कि क्या सवाल है। ख्याल आता है आपके? मेरा ख्याल है कि ये सवाल किसी दूसरे किस्म के डॉक्टर से पूछोगे तो वो बहुत सारे जवाबात देगा आपको, लेकिन मेरा चूंकि मेरा जी चूंकि जी ताल्लुक मेडिसिन से है, तो मेडिसिन जी में एक चीज़ जो चीज़ एक तरह से जिससे हम जिसके ज़रिए से तालीम और तरबियत हासिल की है, वो जी। एविडेंस है। अच्छी एविडेंस अच्छी बात। बेस क्या है? और एविडेंस बेस ये है कि अभी तक एक दवाई के अलावा कोई और दवाई दूसरी के बारे में ये पता नहीं चला है कि उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ एक दवाई है जो रेमडेसिविर, जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, अर्ली इंडिकेशन है। जो लोग जी टोटकों के ऊपर बिलीव करते हैं, उनको मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक टोटका बताया था। एफडीए की अप्रूवल के बगैर जी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सब लोग क्लोरोक्विन खानी शुरू कर दें और हाइड्रोक्सी बिल्कुल। क्लोरोक्विन खानी शुरू कर दें। उस पर बहुत सारे लोगों ने आई ब्रोज रेज की और कहा कि भाई ये कैसे, कोई मुल्क का सदर तो ये बात नहीं कर सकता जो कि मेडिकल डॉक्टर को, जो टोनी फॉची को करनी चाहिए थी, वो मुल्क का सदर कह रहा था। नतीजा उसका क्या हुआ? ट्रायल नेगेटिव है, बहुत सारी स्टडीज नेगेटिव है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ जी लोग जिन्होंने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाई, वो हार्ट अटैक से या एरिथमिया की वजह से इंतकाल हो गया उनका, और किसी और वजह से वो मर गए। और अब सूरत जी हाल ये है कि ये एक ऐसी दवाई है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उससे कोई फ़ायदा अभी तक साबित नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हो जाता है। जहाँ तक रहा इन चीज़ों का ताल्लुक कि जड़ी बूटी फलाना ढिमकाना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम सब का ईमान है, जो जो कुरान में है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो जी चीज़ें हमें यकीनी तौर पे करनी चाहिए। शहद खानी चाहिए, कलौंजी खानी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो रसूल ने फरमाया हमें उस पर भी गौर करना चाहिए, और वो है अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर रखना। और सेहत सही बात। बेहतर रखने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ में कि हलाल अशिया जो पैदा की हैं हमने, उनको रग़बत से खाओ। हलाल अशिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गी और ये सब चीज़ें नहीं हैं, उसके अंदर सब्ज़ी भी है, उसके अंदर फल भी हैं, उसके सही अंदर बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं दालें हैं। जिसमें विटामिन जी सी है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ज़िंक है, एटसेट्रा। तो अगर ठीक है। बैलेंस डाइट खाई जाए जी जिसमें हर चीज़ शामिल हो और अपने आप को चाक़ो चौबंद और सेहतमंद रखा जाए, तो ये फिर किसी भी बीमारी से, जी सिर्फ इस बीमारी से नहीं, सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ओवरऑल साथ साथ चल रही हैं। ट्यूबरक्लोसिस भी है, बिल्कुल। मलेरिया भी हो सकता है, और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। सभी से क्यों ना बचाव का तरीका ये किया जाए कि अपने आप को न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट खा के अपने आप को उसके लिए तैयार किया जाए। तो ये मेरा इस वक्त मशवरा है। मैं देखता रहता हूँ, सही है। आपकी तरह मैंने भी सुना है कि ये खा लो, वो खा लो। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 100 साल के बाद कोई ये बात साबित कर दे कि लहसुन खाने से, अदरक खाने से कोई फायदा होता है, लेकिन जी सवाल ये कि इस वक्त कोई एविडेंस मौजूद है? उसका जवाब है नो। नो। ठीक है। अच्छा, लोग बड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उस अब लोग जब अपनी पोस्ट को फैलाते हैं ना, तो फिर उसके अंदर एक रिलीजन का एंगल भी दे देते हैं कि भाई ये वाली दुआ आप 70 दफा पढ़ लें, ये वाली दुआ जो है 15 दफा पढ़ लें फिर खाएं। तो फिर लोगों का ऑटोमेटिकली ना, क्योंकि अकीदत है, जाहिर है, हमारी कुरान शरीफ हमारी किताब है, तो जब उसको इन टोटकों से लिंक कर देते हैं ना, तो वहां से फिर बात मजीद थोड़ी खराब हो जाती है। लोग फिर उसकी मोहब्बत में, उस अकीदत के अंदर उन चीजों को फिर और ज्यादा सच समझने लगते हैं और फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। ये एक बड़ा अल्लाह से दुआ वक्त मांगनी चाहिए, और ये हमारा ईमान है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, और दुआ ही वो वही चीज़ है जो कि इंसान की डेस्टिनी को बदल सकती है। सही तो बात है। दुआ मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जी दुआ मांग के लहसुन खाने में या तो कोई हदीस मौजूद हो या फिर कोई साइंस एविडेंस मौजूद हो, वो मुझे उसका इल्म नहीं है, कम से कम जी मेरी मालूमात में नहीं ठीक है। है। ठीक है। अच्छा इकराम अंकल, इसी से एक सवाल मैं थोड़ा सा और लिंक कर लूं। आपने बड़ी अच्छी तरह वैसे तो ओवरऑल बता दिया फल और सब्जी का, लेकिन 3-4 दफा यहाँ पे लोगों ने सवाल पूछा है कि ठीक है, फिर हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे मजीद स्ट्रॉन्ग कर लें। तो कोई स्पेसिफिक इस तरह की चीजें, कलौंजी की आपने बात की, शहद की बात की, बिल्कुल जो कि रिलीजन एंगल भी था, उसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक आप मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह हम अपने इम्यून को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस बीमारी के अगेंस्ट? देखो,
इम्यून सिस्टम का ताल्लुक जो है वो उस गज़ा से भी है और एक्सरसाइज से भी है जो हम करते हैं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी जी जो है वो मोटापा है। जो जी ओबेसिटी है वो खुद इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, डायबिटीज़ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। तो इन चीज़ों को जी कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें और बैलेंस्ड डाइट खाएं। जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें हैं उनको रग़बत के साथ में और बैलेंस्ड तरीके से खाएं। ये इम्यून सिस्टम का है। बाकी ये है कि कुछ चीज़ों की जिस्म में कमी हो सकती है, जैसे विटामिन सी की कमी हो जी सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ का मालूम है, इल्म है, तो फिर आप उसकी जी सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, उस चीज़ को भी खाइए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको ग़िज़ा का हिस्सा बना लेने प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम प्रोटीन तो हाई खाना प्रोटीन शुरू चाहिए, कर दें। हर अखिल ने आदमी सवाल को किया 1 है मिलीग्राम पर किलोग्राम, हर जी आदमी को 1 मिलीग्राम ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है किलोग्राम कि भाई प्रोटीन सिर्फ ठीक गोश्त ही खाना चाहिए। है या हम सिर्फ चिकन ही खाए जा रहे हैं, हाई प्रोटीन लेनी शुरू कर दी और कुछ नहीं खा रहे, ऐसा तो नहीं है। वो वो बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट हमें करना है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल और मैं लूंगा छोटा सा कि जिन लोगों को कोविड हो गया है, अल्लाह ताला सबको सेहतियाब करे, क्या इस तरह का चांस है कि उनको दोबारा से कोविड हो सकता है? क्योंकि अगर नॉर्मल फ्लू है, मुझे आज एक नॉर्मल फ्लू होता है, मुझे 6 महीने 8 महीने के बाद दोबारा हो सकता है। तो क्या कोविड के अंदर इस तरह से है, या मेरी जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, लिमिटेड नॉलेज, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जब खड़ा हो जाता है, जैसे आजकल के दौर में है कि जो लोग सेहतियाब हो गए फिर उनसे कहा जाता है कि आप अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करें, लोगों को दें। तो क्या एक दफा जिनको कोविड हो गया उनको दोबारा होने का चांस नहीं है, या दोबारा हो सकता है? या ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बड़ा अच्छा हुआ कि तुम ये सवाल लेकर के आए हो, क्योंकि इसकी भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। अच्छा ठीक। जनरली स्पीकिंग इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है अभी तक। ये याद रखो कि कोविड जो है वो जी सिर्फ 6 महीने पुरानी बीमारी है और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। अभी इवॉल्व हो रही हैं। जो चीज़ कल लोग सही समझते थे वो आज जानते हैं कि वो वैसा नहीं है। गलत हो गई है। और शुरू बिल्कुल। में ये वाली बात आई कि जिसको एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो गया फिर वो उसको नहीं होगा दोबारा। लेकिन रिसेंटली हमने कम से कम गुज़िश्ता 2 महीने में ऐसा देखा है कि कई लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा भी हुआ। बहुतों को नहीं हुआ, बहुत लोगों जी को नहीं हुआ, कुछ लोगों को हुआ। तो 100% इम्यूनिटी तो नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता जी एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो फिर उसको इन्फेक्शन के दोबारा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। और यही चीज़ मेरा ख़्याल से जो इंग्लैंड में वो कह रहे थे शुरू-शुरू में, जिस वक़्त 12 मार्च या ऐसे कुछ के करीब वहाँ पे उन्होंने जिस वक़्त अनाउंस किया कि अब इंग्लैंड में केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, बल्कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने देंगे। यानी कि पूरी जी पॉपुलेशन के अंदर अगर 50-60% लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए तो उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाएँगी और फिर वो उसको जी वो कर सकेंगे। वो ठीक हुआ है। नहीं। और कुछ लोगों को इन्फेक्शन दोबारा होता है। ब्रीफली इसका आंसर ये है, मेजॉरिटी को नहीं होगा। और आपने बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी फ्लू की, कि जिन लोगों को जी फ्लू होता है वो दोबारा भी तो हो सकता है। दोबारा वो हो जाता है, बिल्कुल। उसकी वजह होती है कई दफ़ा वायरस अपनी थोड़ी-सी अपनी शक्ल सूरत बदलता है, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। थोड़ा-सा उसका एंटीजेनिक फेस चेंज होता है और उसकी वजह से दोबारा हो जाता है। हो सकता है, चांसेस कम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आया था कि नॉर्मली कोविड का कहा जाता है कि 15 दिन का टाइम है, और 15 दिन अगर आपने गुजार लिए तो इसका मतलब यू आर फाइन। लेकिन मैंने खुद अपने सर्कल में भी केसेस देखे हैं कि कुछ लोगों को 1 महीना तक भी लग गया अपने सारी टेस्ट जो थे वो नेगेटिव लाने में। तो अप्रोक्सीमेटली इसका क्या टाइम पीरियड, अगर किसी को पता चलता है 6 दिन के बाद कि भाई मुझे कोरोना हो गया है, तो अगर वो 6 दिन पहले से चला जाए जब उसने आखिरी दफा इंटरेक्ट किया था, तो कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम एहतियातन उनको गुजारना चाहिए इससे बाहर आने के लिए? अगर कोई सिम्टम डेवलप ना हो तो 2 हफ्ते, 12 दिन, 10 से 12 दिन में कोई ना कोई सिम्टम अगर डेवलप ना हो आइसोलेशन में जाने के बाद, तो फिर जी 14 दिन के बाद लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक लेकिन अगर ठीक कोई सिम्टम डेवलप हो जाए उस दौरान में, तो फिर तो ज़ाहिर बात है उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा इकराम अंकल, बस आखिरी सवाल लूंगा आपसे, वो ये कि क्या कोविड का पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले सकता है? फॉर एग्जांपल कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और उसको जरूरत पड़ती है या डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल कैटी, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो लेने में कोई मतलब नुकसान है या ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, और अगर अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए कोविड के साथ में या कोविड के अलावा किसी और वजह से हो जाए, जैसे हो सकता है जी निमोनिया भी हो सकता है बगैर कोविड के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है,
और कोई डायरिया, डिसेंट्री कुछ भी हो सकती है, तो एंटीबायोटिक लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक को खुद से नहीं लेना चाहिए, ठीक। डॉक्टर से मशवरे के बाद लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जी। एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई पैरासीटामोल नहीं है कि वो ओवर द काउंटर हर किसी को मिलनी चाहिए। एंटीबायोटिक देखभाल के लेनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रेमडेसिविर मेडिसिन आप इसी के बारे में बता रहे थे कि जो एक जिनके कुछ एविडेंस मिले हैं कि ये कुछ इफेक्टिव हो सकती है, तो इसका आपको क्या हाँ, चांस लगता है? अदील ये सवाल कर रहे हैं, अभी हमने अदील थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन की थी कि ये एक वाहिद शायद मेडिकल मेडिसिन है जिसके कुछ चांसेस हैं इफेक्टिव होने के। तो आपको इकराम अंकल क्या लगता है कि ये कितने अरसे में ऐसा हो सकता है कि ये इफेक्टिव हो, लोग इसको यूज करना शुरू कर दें? कुछ इसके चांसेस हैं नियर फ्यूचर के अंदर? यूज़ हो रही है, और ये वाहिद मेडिसिन है। ये एक बड़ा मशहूर ट्रायल इनिशिएट किया गया था आज से 4 महीने पहले, जब ये बीमारी शुरू हुई। सॉलिडारिटी ट्रायल इसको कहते हैं। उसमें 4 मुख्तलिफ दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की। एक उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थी, दूसरी ये वाली थी रेमडेसिविर, दूसरी 2 दवाइयाँ थी जो एड्स के लिए इस्तेमाल ठीक। होती हैं, और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी। अच्छा। इन चारों में से सिर्फ ये जी। दवा है जिससे ये पता चला है कि अच्छा। जो वायरस की जो इलनेस की ड्यूरेशन है, और जो वायरस जिस्म में रहता है, वो कम हो जाता है उसकी वजह से। तो ये वाली ठीक। दवाई को अब उन्होंने बनाना भी शुरू किया है। पाकिस्तान को भी इजाज़त मिल गई है, मेरा ख्याल है फिरोज शम्स को इजाज़त मिली है कि वो इसको पाकिस्तान में भी बनाए, और कई अच्छा। मुल्कों ने उसकी जेनरिक भी बनाना शुरू कर दी है। हाँ, या ठीक, जबरदस्त। अच्छा, ये मैंने बल्कि कमेंट को मैं स्क्रीन पे भी लेके आ गया हूँ, अगर कोई देख रहा है तो। रेमडेसिविर मेडिसिन बेसिकली। इकराम अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त शो रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आई होप कि हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड करते। मैं आपको दोबारा फिर तकलीफ दूंगा किसी शो के अंदर, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है, ये अभी नियर फ्यूचर में कहीं नहीं जा रहा, और लोगों को मजीद अवेयरनेस की जरूरत है, मजीद नॉलेज चाहिए होगी हमें आप जैसे प्रोफेशनल्स के साथ। और स्पेशली जहां आप आगा खान जैसी अस्पताल का तजर्बा रखते हैं, डॉक्टर्स को तालीम दे रहे हैं, मतलब ये एक जो मैंने ऐसे शो के शुरू में भी कहा था, इस तरह उस्तादों के उस्ताद होते हैं, तो हमारे साथ आज डॉक्टर्स के डॉक्टर्स मौजूद थे, और मेडिकल करिकुलम के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा है इकराम बर्नी साहब का। तो हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे। आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं और जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सब के लिए। थैंक यू नबील। मेरा ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जो तुम कर रहे हो उस वक्त वो बहुत ज़रूरी है, और वो है अवेयरनेस को जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना, और जो इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं उनको उनका सवाल का जवाब देना। और जी। यही मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू पब्लिक अवेयरनेस टॉक्स, इस तरह से इंटरव्यू के अंदर। आई थिंक इसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इस वक्त। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज अभी तक कोई तकरीबन 22,000 के करीब पेपर पब्लिश हो चुके हैं। रोज़ाना के हिसाब से टन्स ऑफ डाटा आ रहा है सामने। तो साइंस भी बहुत कुछ सीख रही है, लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम सब के लिए सीखने का मौका है। इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो इसको हम बीमारी को समझें कि ये बीमारी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानों से, मालों से, और तुम्हारे बीमारी से और खौफ से, और वो जी। लोग कामयाब होंगे जो उसमें कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो सिर्फ वो अमवात के मौके पे कहा जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जो मुसीबत जब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। लेकिन उस आजमाइश के सामने हमने करना क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि व्हेन इफ़ यू कैन नॉट क्योर इट देन एंड्योर इट, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ जो अल्लाह ताला का फरमान है, वलैसा अल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी कोशिश करता है। हम सबको मिल के कोशिश करनी है, हम सब ने कोशिश करनी है कि इस बीमारी से अपने आप को बचाएं, और इस बीमारी को बचाने के जो तरीक़े हैं वो वही हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाए, जो रसूल अल्लाह ने फरमाए। वो बहुत दफ़ा वो वाली हदीस और वो वाली सुन्नत के बारे में तज़किरा हो चुका है कि जिस इलाके के अंदर वबा आए, ना वहाँ पे कोई जाए ना वहाँ से कोई वापस आए, ताकि वो उस जगह के ऊपर कंटेन रहे। यही क्वारंटीन का प्रिंसिपल है कि जिसको इन्फेक्शन हो गया वो एक जगह जाके रहे और वो लोगों में आके उसको ना फैलाएं। अगर आपको मालूम है कि आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरे तक ना फैलाएं। ये सदका है, ये सदका है। अगर आप सदका देना चाहते हैं और पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो ये सदका कर लीजिए कि अपनी बीमारी दूसरे तक न ले करके जाएं।
इसमें जो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला का हुक्म है उलुल अमर, जो हमें एडवाइस मिलती है हुकूमतों से, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे उस मुल्क की हो जहाँ आप काम करते हैं, या मेरे मुल्क की हुकूमत, वो हमें उसको अमल करना चाहिए। और फिर साइंस हमको बहुत कुछ बता रही है उसके बारे में, हमें उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नबील तुम्हारा कि तुमने ये वाला प्रोग्राम इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम अंकल। और जैसे मैंने शो के शुरू में भी कहा था कि ये अभी तक मेरा ये 8वां शो है बेसिकली, द बर्नी शो की जो सीरीज है। हमने डॉक्टर्स वीक मनाने का फैसला किया था और उसमें हमारा पहला प्रोग्राम था, और इसलिए बहुत स्पेशल था कि गेस्ट और होस्ट दोनों बर्नीज आज मौजूद थे। और मैं बताता चलूं कि इकराम अंकल मेरे अंकल भी होते हैं। जैसे मैं शो के दौरान हमने तय किया था कि मैं आपको डॉक्टर साहब नहीं कहूंगा, मैं इकराम अंकल ही कहूंगा, ताकि हम इसको ज्यादा एक फ्लो के अंदर लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैं शो खत्म करूंगा, ये यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप अपने सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अवेयरनेस के ऊपर सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में मैं इस तरह के बहुत कम प्रोग्राम्स हैं, लोग बहुत कम प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो कि अवेयरनेस के ऊपर हों, और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं वाइंड अप करूं इस शो को, तो जो डॉक्टर साहब ने कहा है, इकराम अंकल ने जो भी कहा है कि पाकिस्तान में और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में पीक आना बाकी है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है या हमारे पास पीक नहीं आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अभी पीक आए। हम लोगों को बहुत ज्यादा तैयार रहना है इसके लिए। तो इकराम अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा अपने शो में बुलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को शो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप इसको अपनी सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लोगों के लिए अवेयरनेस होगी। सैटरडे को हम अपने इसका सीरीज का दूसरा प्रोग्राम करेंगे, और एक और बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हमारे साथ सैटरडे को आ रही है। आगा खान के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा एक हमारा हॉस्पिटल है, उसके अंदर काम करती हैं, और बिल्कुल फ्रंट लाइन एक सोल्जर की तरह जो वहाँ के कोविड के पेशेंट से आ रहे हैं उनके साथ डील कर रही हैं। और बहुत बड़ा नाम है शहर के अंदर। और मैं अपनी अगली फेसबुक पोस्ट के अंदर डिस्क्लोज करूंगा। अब स्टे ट्यून, आप हमारे साथ रहिएगा, फेसबुक को फॉलो करते रहें। यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि हम इसके जितने भी शोज करें आपको देख सकें, और फेसबुक के ऊपर भी देख सकें। तो इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे डॉक्टर वीक सीरीज की दूसरे शो के अंदर मुलाकात होगी हमारी अगली गेस्ट के साथ, और वो भी बिल्कुल फ्रंट लाइन डॉक्टर हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।